10th क्लास की प्यारे विद्यार्थियों, तो कल हमने गुप्त वंश के शासक और उसके साम्राज्य, सांस्कृतिक गतिविधियों और समाज के बारे में अध्ययन किया था। तो आज अपन राजपूत कालीन 3 प्रमुख वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश प्रमुख रूप से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। पाल वंश की स्थापना भारत के अंतर्गत 750 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी और इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। और इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी है वो पाटलिपुत्र को बनाया था। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र। गोपाल के बाद में पाल वंश का विकास करने वाला विद्वान धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। उत्तरापथ स्वामी, परम सौगात, ये 2 प्रमुख इसकी उपाधियां थी। गुजरात के प्रमुख कवि शोढल ने इसको उत्तरापथ स्वामी कहा है, अर्थात ये उपाधि देने वाला विद्वान कवि शोढल था। शोढल जो गुजरात का एक कवि था, उसने इसको ये उत्तरापथ की स्वामी प्रदान की गई है। अर्थात उत्तर भारत का विजेता या उत्तर भारत को जीतने वाला शासक धर्मपाल को कहा गया है। धर्मपाल एक प्रभावशाली शासक था जिसने कन्नौज तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और कन्नौज उत्तरी भारत के अंतर्गत स्थित था, अर्थात वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी प्रकार धर्मपाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ शिक्षा के केंद्रों की भी स्थापना की, जिसमें पहले केंद्र का नाम है विक्रमाशील विश्वविद्यालय। तो दूसरा था सोमपुरी विश्वविद्यालय। अर्थात इसने बौद्ध शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों की स्थापना की, जिसमें एक का नाम विक्रमाशील है तो दूसरे केंद्र का नाम सोमपुरी विहार या विश्वविद्यालय थे। अर्थात पहले यहां पर विहार बनाए गए और उसके बाद में इन विहारों ने विश्वविद्यालय का रूप धारण किया था, जो कि पाटलिपुत्र के आसपास इन दोनों केंद्रों की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का विकास करने के लिए इन शिक्षा केंद्रों की स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल के बाद में यहां पर तीसरा जो शासक बनता है महत्वपूर्ण, वो है देवपाल। अर्थात ये धर्मपाल का पुत्र था। धर्मपाल की मृत्यु के बाद देवपाल उत्तरी भारत का शासक बनता है। इसके शासक बनने के साथ ही इसने भी बौद्ध शिक्षा के विकास के लिए सबसे पहले केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? देवपाल के द्वारा। इससे पहले गोपाल और धर्मपाल की राजधानी तो पाटलिपुत्र रही थी, लेकिन देवपाल ने अपनी राजधानी बिहार अर्थात कहने वाले पाटलिपुत्र से हटा करके बंगाल को बना दिया। अर्थात इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? बंगाल को। अर्थात बंगाल पर इसने पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर बंगाल को बनाया और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां पर बौद्ध विद्वानों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश के जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों में सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल था। अर्थात कैसा शासक था? शक्तिशाली शासक देवपाल को ही कहा जाता है। इसी प्रकार देवपाल ने अपने शासनकाल के अंतर कहा जाता है कि एक सुमात्रा का राजदूत है, वो भी इसकी राज्यसभा के अंतर्गत आया था, जिसका नाम है बालपुत्र देव।
ये राजा था और इसका एक राजदूत है, वह देवपाल की राज्यसभा के अंतर्गत आया था, जहां पर 5 ग्राम अर्थात 5 गांव दान के रूप में भी बाद में देवपाल ने इस बाल पुत्र देव के राजदूत जो आया था उसको प्रदान किया गया था। और यह राजदूत कहां से आया था? सुमात्रा से आया था। सुमात्रा जो इंडोनेशिया की एक द्वीप है, वहां से यहां पर आया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अंतर्गत किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार केवल हमारे देश भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इंडोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो जो भी द्वीप है, इन तक भी फैल गया था। देवपाल के बाद में यहां पर महिपाल नामक एक शासक होता है। महिपाल, जिसको महिपाल प्रथम के नाम से भी जानते हैं। महिपाल ने चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम को हराया। किसको हराया था? राजेंद्र प्रथम। अर्थात महिपाल के समय राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत के अंतर्गत अपनी सत्ता स्थापित की थी। कहने मतलब यहां पर, सॉरी मैंने ये बता दिया कि महिपाल को इसने हराया था, राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित किया था। अर्थात यहां आते आते पाल वंश के राजाओं की शक्ति है वो कमजोर हो गई थी। अर्थात राजेंद्र प्रथम ने गंगा और यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीता, बंगाल की खाड़ी को जीता, अर्थात बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर विजय चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने स्थापित कर ली थी। तो इस प्रकार महिपाल की शक्ति यहां पर कमजोर हो गई थी। अर्थात पाल वंश के राजा थे वह धीरे धीरे अपने को कमजोर की स्थिति में महसूस करने लग गए थे। इसी के बाद में यहां पर एक और शासक था नैपाल। नैपाल, इसने अपना शासन स्थापित किया, लेकिन कहा जाता कि इसके शासन काल में अतिशा नामक एक बौद्ध भिक्षु तिब्बत गया था। अतिशा। इसी प्रकार शांत रक्षित, संघ रक्षित, ये तीनों विश्वविद्यालय पाल साम्राज्य के अंतर्गत रहते थे। अर्थात नेपाल के शासनकाल के अंतर्गत इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म प्रचारकों के रूप में नेपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार पाल वंश के शासकों की गतिविधियों के रूप में देखा जाए तो सभी शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म का भी कभी उल्लंघन नहीं किया, अर्थात जैन और हिंदू धर्मों को भी अपना प्रश्रय प्रदान किया था। इसी प्रकार शिक्षा के केंद्रों के रूप में हम पहले ही जान चुके हैं कि विक्रमाशील, सोमपुरी, औदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। तो बौद्ध धर्म का प्रचार जैसा कि तिब्बत के अंतर करने के लिए इन 3 विद्वानों को भेजा गया था। तो दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई शिल्पकारों का भी विकास हुआ, जिसके नाम है विटान या विटन नामक एक विद्वान था, और दूसरा है विटपाल। ये 2 प्रमुख शिल्पकार थे जो इसके राज्य के अंतर्गत निवास कर रहे थे। तो इस प्रकार विटपाल और विटन जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्म का न केवल विकास किया बल्कि शिल्पकला पद्धति के रूप में या कई मंदिरों का भी निर्माण किया। कहा जाता है कि पाल काल के अंतर्गत कांस्य से निर्मित कई मूर्तियों का निर्माण हो चुका था। इसी प्रकार एक दिनाजपुर जिले के अंतर्गत हमें कई प्रकार के जलाशय भी मिले हैं, अर्थात उसने छोटे बड़े कई तालाबों का भी निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार न केवल पाल वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि बौद्ध धर्म का भी विकास इन्होंने तीव्र गति से किया था। इस प्रकार वे न केवल सामाजिक और प्रशासन की दृष्टि से मजबूत थे बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में भी पाल वंश के शासकों को आज भी याद किया जाता है। इसके बाद में अपना आता है गुर्जर पटिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश।
तो गुर्जर प्रतिहार वंश से पहले हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं। राष्ट्र, एक मिनट सही में प्रॉब्लम आ रही है। राष्ट्रकूट वंश, इस वंश की स्थापना 736 के अंतर्गत हुई थी और इसका जो पहला संस्थापक सम्राट था वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक सम्राट माना जाता है और इसी ने सबसे पहले कीर्तिवर्मन द्वितीय नामक राजा को पराजित किया, जो कि चालुक्य वंश का था। अर्थात चालुक्य वंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके उत्तरी भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अर्थात यह राज्य महाराष्ट्र के आसपास के केंद्रों में मौजूद था। तो दंती दुर्ग के बाद में कृष्ण प्रथम का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। कृष्ण प्रथम के बाद में ध्रुव नामक सम्राट हुआ। ध्रुव, जिसको ध्रुव प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इसने धर्मपाल वो वत्सराज जैसे शासकों को पराजित किया था। इसके बाद में गोविंद तृतीय का स्थान आता है। गोविंद तृतीय ने भी धर्मपाल व नागभट्ट द्वितीय जैसे शासकों को पराजित किया था। नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद में अमोघ वर्ष का स्थान आता है। अमोघ वर्ष ने अपने राज्य के अंतर्गत कई ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे कविराज मार्ग, रत्नमालिका जैसे ग्रंथों की रचना की थी। इसी प्रकार इसे भी परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। परम सौगात की उपाधि धारण की और इसी ने अपनी राजधानी मान्यखेत को स्थापित किया था, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत थी। मान्यखेत अर्थात इसका नाम दूसरा मालखेत भी है। मालखेत। तो इसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 के अंतर्गत हुई थी और इस वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश के राजा, जो बादामी राज्य से संबंधित था, अर्थात बादामी राज्य का जो राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसको पराजित किया। किसने? दंती दुर्ग ने पराजित करके महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में अपनी राजधानी और केंद्र स्थापित किया। अर्थात इसकी राजधानी का नाम प्रारंभ में नासिक था। क्या नाम था?
तो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी नासिक को बनाया था। इसी प्रकार दंती दुर्ग ने एक यज्ञ भी किया जिसका नाम है हिरण्य गर्भदान, हिरण्य गर्भदान अर्थात हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ को संपादित करने वाला राजा राष्ट्रकूट से संबंधित कौन था? दंती दुर्ग था। इसी प्रकार दंती दुर्ग ने न केवल अपने एक नए राज्य की स्थापना की बल्कि समाज के हित के लिए कई परोपकारी कार्य भी किए थे। अर्थात इसने हिंदू धर्म का विकास किया और इसी के साथ साथ जैन धर्म को भी प्रश्रय राज्य के अंतर्गत दिया था। इसके बाद कृष्ण प्रथम शासक बनता है जिसने सबसे पहले एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो दूसरी तरफ इसने दक्षिणेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। कृष्ण प्रथम के बाद में ध्रुव प्रथम शासक बना जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष के अंतर्गत भाग लिया। अर्थात इसी ध्रुव प्रथम ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा कौन था? वत्सराज। ये किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को पराजित किया था। क्योंकि पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार इन तीनों के मध्य संघर्ष हुआ जिसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है, जिसमें अंत में विजय है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है। लेकिन ध्रुव प्रथम के रूप में देखा जाए तो धर्मपाल और वत्सराज को पराजित करने वाला राजा कौन था? ध्रुव प्रथम था। इसके बाद में गोविंद तृतीय शासक बनता है जिसने भी पाल वंश के राजा धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा हुआ था इन दोनों को पराजित किया। अर्थात गोविंद तृतीय भी एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग और रत्नमालिका जैसी ग्रंथों की रचना की। कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना इसने कन्नड़ भाषा में की जबकि रत्नमालिका ग्रंथ की रचना इसने संस्कृत भाषा के अंतर्गत की। अर्थात यहां पर दोनों भाषाओं का विकास हो रहा था, एक तरफ कन्नड़ तो दूसरी तरफ संस्कृत। इसी प्रकार अमोघ वर्ष ने परम सौगात की भी उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष ने अपने राज्यकाल के अंतर्गत राजधानी नासिक के स्थान पर किसको बनाया? मान्यखेत। किसको बनाया था? मान्यखेत या मालखेत जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ये केंद्र मौजूद था। अर्थात इसने अपनी राजधानी का भी परिवर्तन कर दिया था। इसी प्रकार अमोघ वर्ष ने एक यज्ञ का भी आयोजन किया जिसका नाम है तुल्ला पुरुष दान अर्थात तुल्ला पुरुष दान नामक यज्ञ भी अमोघ वर्ष जैसे राजाओं ने या फिर सम्राट ने किया। इसके बाद में राष्ट्रकूटों की शक्ति कमजोर होती गई। अंतिम राजा के रूप में देखा जाए तो यहां पर करक द्वितीय नामक शासक बनता है जिसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसी स्थिति में चालुक्य वंश का राजा तेलप द्वितीय था। ये किसका था? कल्याणी का चालुक्य। कल्याणी का चालुक्य था। अर्थात इस कल्याणी के चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने करक द्वितीय को पराजित करके इनकी राजधानी जो मान्यखेत थी इसकी राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये तो थे बादामी के चालुक्य थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय कहां का था? वातापी का चालुक्य था या बादामी का चालुक्य था, जबकि तेलप द्वितीय कल्याणी के चालुक्य थे। तो चालुक्यों की दो शाखाएं थी, एक थी बादामी और दूसरी थी कल्याणी। तो यहां पर जो राष्ट्रकूट वंश का अंत है वह कल्याणी की चालुक्य करते हैं। तो इस तरीके से कहने में इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देखा जाए तो यहां के शासकों ने कन्नड़ भाषा का विकास किया। किस भाषा का? कन्नड़ और संस्कृत इन दोनों भाषाओं का विकास किया। यहाँ के शासक वैदिक धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को? वैदिक धर्म। इसके साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म को भी इन्होंने प्रश्रय या संरक्षण प्रदान किया। इसी प्रकार या राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को बलराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बलराज या बलहारा भी कहा जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ के शासक मंदिरों के रूप में या मंदिर कला का भी विकास, वास्तुकला का विकास किया था,
जैसा कि कृष्ण तृतीय ने कृष्णेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया था, तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। अर्थात न केवल मंदिरों का निर्माण हुआ बल्कि बौद्ध कला का भी, अर्थात हिंदू मंदिरों के साथ साथ बौद्ध कला का भी विकास है वह राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद में तृतीय जो यहां पर वंश आता है वह है आपके राष्ट्रकूट वंश के बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश तो जो उत्तरी भारत के अंतर्गत त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें पार, राष्ट्रकूट और उसके बाद में तीसरे वंश का नाम क्या हमने रखा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश की स्थापना 725 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी और इसका पहला जो राजा था वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में वत्सराज, वत्सराज नामक शासक हुआ। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद में राजा भोज, राजा भोज या इसको भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। राजा भोज के बाद महेंद्रपाल, महेंद्रपाल। इसके बाद में महीपाल, महीपाल। और अंत में जो हुआ था वो था राज्यपाल, राज्यपाल जैसे शासक हुए थे। तो नागभट्ट प्रथम इस वंश का संस्थापक सम्राट था। क्या था? संस्थापक सम्राट था, अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। और ये स्थापना किस राज्य में हुई थी? गुजरात। किस राज्य में हुई थी? गुजरात के अंतर्गत हुई थी। इसीलिए इसका नाम गुर्जर, इस वंश का नाम भी गुर्जर प्रतिहार अर्थात गुजरात के नाम पर ही रखा गया है। इसने सबसे पहले अरबों के आक्रमण को रोका था। अरबों का आक्रमण। इसके बाद में वत्सराज था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। सम्राट नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ने अपने शासनकाल के अंतर्गत भी राज्य का विस्तार किया और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। राजा भोज ने आदि वरह और प्रभास की उपाधियां धारण की। प्रभास। और इसी के शासनकाल में सुलेमान नामक अरब यात्री आया। कौन आया था? सुलेमान नामक अरब यात्री। महेंद्रपाल का राजकवि राजशेखर था, राजशेखर था। और इसने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है कपूर मंजरी। कपूर मंजरी। इस ग्रंथ की रचना है वह राजशेखर ने की थी। तो एक बार वापस देख लीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 725 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी और इसका प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। अर्थात नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार सबसे पहले गुजरात राज्य में किया था और गुजरात राज्य के नाम पर ही इस वंश का नाम भी गुर्जर प्रतिहार पड़ा है। इसने सबसे पहले सिंध से आने वाले या सिंध के आसपास के क्षेत्रों में अरबों के आक्रमण को रोका। अर्थात अरबों से प्रतिशोध करने वाला या अरबों के सामने युद्ध करने वाला
पहला विद्वान नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित राजा होता है। उसके बाद में था वत्सराज। वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की और अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद में नागभट्ट द्वितीय प्रमुख रूप से शासक बनता है। नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की और परम भट्टारक की उपाधि धारण करने के साथ साथ इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। किसको बनाया? कन्नौज, जो उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण केंद्र था। अर्थात बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या हो जाती है? कन्नौज हो जाती है। कन्नौज, जिसकी स्थापना नागभट्ट द्वितीय ने की थी और परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की। नागभट्ट द्वितीय के बाद में राजा भोज शासक बनता है, जिसको भोज प्रथम कहते हैं। या इसी राजा का दूसरा नाम मिहिर भोज भी है। मिहिर भोज के नाम से भी इसे जाना जाता है। अतः राजा भोज ने आदि बरहा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। तो यही नहीं बल्कि इसके शासनकाल के अंतर्गत प्रमुख अरब यात्री सुलेमान आया। कौन आया? ये कई बार एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि सुलेमान नामक अरब यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका जवाब होगा, वंश का नाम पूछे तो गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में, और राजा का नाम पूछें तो राजा भोज या मिहिर भोज के शासनकाल में इसने भारत की यात्रा की थी और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में इसने लिखा था। इसके बाद में महेंद्रपाल शासक बनता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, और महेंद्रपाल के शासनकाल में राजशेखर का महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात राजशेखर महेंद्रपाल का कौन था? कवि था। इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इसने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन इसमें प्रमुख ग्रंथ है वो कपूर मंजरी था। अर्थात कपूर मंजरी का रचयिता राजशेखर था। अर्थात इस ग्रंथ की रचना महेंद्रपाल की शासनकाल में हुई थी। हालांकि राजशेखर को संरक्षण महेंद्रपाल और महिपाल दोनों ही ने दिया था, लेकिन सबसे अधिक कार्य है वो महेंद्रपाल के शासनकाल में राजशेखर द्वारा किए गए। इसके बाद महिपाल प्रथम शासक बनता है, लेकिन महिपाल प्रथम कमजोर था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसके साम्राज्य के ऊपर पल्लव और गंग वंश के राजाओं ने कुछ ही समय बाद अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इसके बाद अंतिम शासक के रूप में देखा जाए तो राज्यपाल था। कहा जाता कि राज्यपाल के शासनकाल में उत्तरी भारत में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और जैसे ही महमूद गजनवी ने राज्यपाल के राज्य कन्नौज, अर्थात इसकी राजधानी जो कन्नौज थी, उसके ऊपर जो आक्रमण किया था, उस आक्रमण के बाद में राज्यपाल की शक्ति क्षीण हो गई। अर्थात राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति स्वीकार करने के कारण अन्य राजपूत राज्य थे वो इससे क्रोधित हो गए, और कई राजपूत राजाओं ने गंड के नेतृत्व में, गंड एक चंदेल वंश से संबंधित राजा था, उसके नेतृत्व में एक दल बनाया जाता है और वह दल कन्नौज के ऊपर आक्रमण करता है जहां पर राज्यपाल निवास करता है। तो राज्यपाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है और इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश की शक्ति है वह समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले पाल और उसके बाद में राष्ट्रकूट और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों वंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इन तीनों के द्वारा संघर्ष हुआ था, उसे त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में पाल वंश के राजाओं को सफलताएं मिली, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रकूट राजाओं को सफलताएं मिली। तो इसके बाद में अंत में जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है। और इनकी लालसा एक ही थी कि कन्नौज उस समय एक शक्तिशाली और समृद्धिशाली राज्य था, उसके ऊपर संघर्ष करना था। तो कन्नौज के प्रश्न को लेकर ही इन तीनों के मध्य संघर्ष हुआ और अंत में विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों ही वंशों ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए संघर्ष किया। धन्यवाद।